हाँ बच्चों, कल आपको जाते जाते मैंने कहा था यंग का प्रयोग का जो चित्र है बना लेना, वो कुछ ऐसे है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था, बेटा इधर शांत होकर सुने, इधर शांत होकर सुने। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो चूंकि हम लोगों ने कल देखा था कि प्रकाश का यदि व्यतिकरण चाहिए, यदि प्रकाश का, तो दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से संभव नहीं है। देखे थे कहने का मतलब, यहाँ पर अगर हम लोग दो बल्ब जला दें और ये अर्धे पर्दे हटा दें तो एक तरफ आपको बिंदु रूप से या दीप्त बिंदु और अदीप्त बिंदु दिखाई देने लगे। ऐसा संभव? जैसे ये आपका यही कमरे में ही प्रैक्टिकल हो रहा है, देखिए दो रॉड लगी है ना, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं इस दीवार पे दिखाई दे रहा। मतलब दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण संभव। उसका रीजन क्या होता है, उसका कारण क्या है? क्यों ऐसा क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं दिखाई दे रहा, व्यतिकरण क्यों नहीं दिखता? हाँ, क्योंकि ये दोनों कला संबद्ध स्रोत, इसलिए यंग ने व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यंग को भरोसा था कि प्रकाश एक तरंग है और चूंकि तरंगों में व्यतिकरण मिलेगा तो प्रकाश में भी व्यतिकरण मिलना। तो अब उन्होंने प्रैक्टिकल करा था 1801 ईस्वी में। कब करा? 1801 ईस्वी में। उन्होंने क्या करा कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत ना लेके एक स्रोत लिया। इससे प्रकाश, मान लो एक बल्ब हमने लगाया, उसके आगे एक पर्दा लगाया यल, कौन सा यल, एक पर्दा लगाया, उसमें एक छिद्र किया, उसका नाम दे दिया यस, इधर एक छिद्र। अरे ठीक है, फिर उसने अगला एक पर्दा लगाया जिसका नाम उन्होंने दे दिया यम, और इस पर उन्होंने एक छिद्र और करा, इसमें दो छिद्र करे। दिख रहा है बेटा क्या? दूसरा ये एक छिद्र करा। अब इससे दो छिद्र करने से फायदा क्या हुआ? मान लो यस वन है और ये क्या है, यस टू। छिद्र करने से फायदा क्या हुआ? इधर से जो प्रकाश की तरंग प्रवेश करी वो दो तरंगों के रूप में टूट गई। अरे बोल, और जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ एक दिशा में संचित होती हैं तो परिणामी रूप से इनकी तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर, जिस घटना को हम व्यतिकरण कहेंगे, बोल सही, तो कम से कम दो तरंगें होनी चाहिए। तो एक प्रकाश स्रोत से दो तरंगें कैसे प्राप्त करी जाएं, या एक प्रकाश स्रोत से इनको किरणों में कैसे तोड़ा जाए, दो स्रोत कैसे बनाए जाए। प्रकाश स्रोत एक होना चाहिए, मूल स्रोत एक होना चाहिए। अब उससे दो स्रोत कैसे बना लें, इसके लिए उन्होंने ऐसे करके पर्दे लगाए। क्या तुम्हें बात समझ में आई? एक स्रोत अपनी ये हो गई, दूसरी स्रोत ये हो गई, और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर ये दोनों स्रोत का कार्य करेंगे। बोल सही, जैसे बल्ब है वैसे ये भी कार्य करेंगे। इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी जो सभी दिशाओं में संचरित होंगी। हाइगेंस ने अभी इसकी व्याख्या करेंगे तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर इसकी व्याख्या करी जाएगी। अब देख, इसमें उन्होंने क्या करा, समझाने के लिए दो तरह से लाइनें खींची। एक लाइन देखो पूरी की पूरी है, दूसरी डॉटेड लाइन है, दिख रही ना बेटा? और एक जो पूरी है, कंटिन्यूअस है, उनको उन्होंने कहा कि सुरंग है, और जो डॉट है वो क्या कहा, गर्त, क्योंकि तरंगे या सुरंग और गर्त मिलेगा। बोल सही। अब आप सोचो, सुरंग को हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, ये क्या होता है, सुरंग, और ये क्या होता है, तो ये कौन सा है, सुरंग, फिर क्या है, गर्त, फिर क्या है, सुरंग, फिर क्या है, गर्त, फिर सुरंग, फिर गर्त, एक क्रम से मिलते जाते हैं, सुरंग गर्त सुरंग गर्त। ये बात पता है? इस हिसाब से उन्होंने यहाँ खींचा, उस हिसाब से यहाँ उन्होंने खींचा, और दोनों कला संबद्ध स्रोत है, तो इसमें सुरंग मिला तो इसमें भी सुरंग ही मिला। अब आप देखो, जहाँ दो सुरंग जुड़ेंगे, जहाँ दो सुरंग जुड़े, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, तो परिणामी तो 5 सेंटीमीटर होगा ना। अरे बोल यार, ये मान लो 2 है, ये 2 है, तो परिणामी तो 4 हो गया। लेकिन अगर सोचो कि जहाँ एक सुरंग और एक गर्त आपस में मिल रहे होंगे, तो ये 2 है और ये -2 है, तो परिणामी तो 0 हो जाएगा। अब देख यहाँ पर, देख बेटा, यहाँ ये कौन सी डॉटेड लाइन थी? अरे थी, ये कौन सी है, डॉटेड लाइन है? बोल यार,
तो अगर इसको हम गर्त मान रहे हैं तो क्या दोनों गर्त हैं, और एक ऐसे ऐसे करके अगर दो गर्त जुड़ेंगे तो क्या उसकी परिणामी बढ़ेगी घटेगी? अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी। इसलिए यहाँ मैंने दिखाया दीप्त, मतलब यहाँ एक चमकदार बिंदु दिखाई देगा। अब देखिए इधर, ये अगर आप देखो इधर, ये डॉटेड लाइन है, अरे है, और ये कौन सी लाइन है? पूरी डॉटेड लाइन नहीं है, तो ये इसका मतलब डॉटेड लाइन को हमने क्या कहा है? गर्त। और जो पूरी की पूरी है, जो डॉटेड नहीं है, उसको हम क्या कहें? तो यानी एक सुरंग जुड़ रहा है और एक गर्त जुड़ रहा है, तो परिणामी रूप से इधर पे क्या होगा? जीरो, मतलब यहाँ पर अंधेरा जैसा दिखाई देगा। इसलिए यहाँ पर हमने पूरे के पूरे, देख गोले भी दो तरह से बने हुए दिखाई दे रहे हैं ना। एक में मैं पूरा डार्क करके ऐसे रखा हूँ, और एक में गोला टाइप के यहाँ दीप्त दिखा के रखा हूँ। इस पर्दे में देखो दो तरह गोले दिख रहे हैं नहीं दिख रहा है बेटा? ये ऐसे करके आप गौर से देखिए, ये जाके यहाँ मिल रहा है, ये सीधे जाके यहाँ मिल रहा है, यहाँ सीधे जाके ये मिल रहा है, ये सीधे जाके ये मिल रहा है, ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पर्दे पर ये जो लाइनें मिलती हुई चली जाएंगी। यहाँ पर्दे पर एक जगह दीप्त, एक जगह अदीप्त, दीप्त अदीप्त, एकांतर क्रम में, यानी लगातार ऐसा करने में। क्यों भाई? प्राप्त होने लगते हैं एक के बाद एक, जैसे दीप्त फिर जुड़ के फिर दीप्त, मतलब दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त पर्दे पर हमें दिखाई देंगे। और जो ये दीप्त अदीप्त, जहाँ पर दीप्त मिल रहा है वहाँ पर हम मानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम है, और जहाँ पर अदीप्त है वहाँ पर हम कहते हैं प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है। अब प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम और अधिकतम हो जाए, इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। यंग ने 1801 ईस्वी में इस तरह से प्रैक्टिकल करके उन्होंने प्रूव कर दिया कि प्रकाश में भी व्यतिकरण संभव है, लेकिन दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से नहीं, एक स्वतंत्र प्रकाश स्रोत रखिए, फिर उससे दो स्रोत बनाइए, अब फिर आप देखिए तो दिखेंगे। क्या तुम्हें बात समझ में? तो ये यंग का प्रयोग है, जिससे आपको चित्र बना के आना था। मैंने कल कहा भी था, आपने बना भी लिया, काफ़ी बच्चों ने बनाया। इधर बनाया कन्या, अब कन्याकुमारी कहाँ चली गई? नहीं होंगी, हाँ इस समय चल रहा है आफर। इधर तो लिखिए ये प्रयोग आपको चित्र बना लेना था। लिखिए यंग का प्रयोग, हेडिंग डाल लिए थे? हाँ तो लिखिए सर थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में, सर थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए सर थॉमस यंग ने प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए प्रयोग करने के लिए, मतलब प्राप्त करने के लिए चित्र के अनुसार पर्दों को लगाकर एक प्रयोग किया। इसे यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग कहते हैं। द्विक रेखा छिद्र प्रयोग कहते हैं बेटा, इसे यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग कहते हैं। इसके बाद अपना चित्र बना लेना जो भी बनाए हो। हेडिंग डालिए व्याख्या, मतलब हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर इस प्रयोग की व्याख्या, या कुल हेडिंग डाल लो व्याख्या। एक बार व्याख्या करने को आया था, देख इधर एक बार मैं तुम्हें समझा दूँ, इसके बाद वैसे ही लिख लेना, लिखवाऊंगा थोड़ी शार्ट। यहाँ एक तुम्हें स्रोत दिख रहा है, मूल स्रोत, मान लो बल्ब जल रहा है, कोई जहाँ से भी प्रकाश निकल सके वो ऐसा कोई भी स्रोत है।
अरे ठीक, इसके एक सामने पर्दा दिख रहा है यल, जिस पर एक छिद्र करा गया है यस। अब यहाँ से समान दूरी पर एक अगले पर्दे कहाँ यम पर दो छिद्र करे गए यस वन और यस वन और, जिस पर जो कि ये समान दूरी पर है तो इन पर जो तरंगे पहुँचेगी समान कला पर पहुँचेंगी, समान कला पर पहुँचेंगे। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर S1 और S2 एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। S1 S2 एक नए तरंग स्रोत का, अच्छा नए तरंग स्रोत कैसे बन जाते हैं? तो उन्होंने द्वितीयक तरंगिकाओं में बताया था कौन बनेंगे नए स्रोत कौन नहीं बनेंगे, कैसे? वह बिंदु जो तरंगाग्र पर उपस्थित होगा, क्यों भाई? तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं मतलब पुनः तरंगिकाएं निकलती हैं, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इनकी चाल प्राथमिक तरंगों की चाल के ऐसा सिद्धांत दिया था कि नहीं? इसका मतलब ये तरंगाग्र पर उपस्थित दो बिंदु हैं, और सारे भी बिंदु हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने दो बिंदु दिखाए S1 और जो नए तरंग स्रोत का कार्य कर रहे हैं। इनसे पुनः तरंगिकाएं निकलेंगी, देखो यहाँ बटने लगी तरंगिकाएं, जो द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएंगी। इनकी चाल प्राथमिक तरंगों की चाल के बराबर। अब प्रयोग करने के लिए चूंकि ये कौन है तरंगे, तो श्रृंग और गर्त एकांतर क्रम में उत्पन्न करती हैं। क्यों? श्रृंग तो पहले श्रृंग फिर गर्त, श्रृंग गर्त इसमें खींचा गया। जहाँ दो क्रमागत श्रृंग अथवा दो क्रमागत गर्त, जैसे यहाँ देखिए ये गर्त दो हैं, डैट डाट डाट दोनों हैं। यहाँ आप देखिए दोनों कंटिन्यूस रेखाएं हैं, अरे हैं, यहाँ कौन सी है? डाट डाट, यहाँ डाट डाट हैं। इसको हम क्या कहें? दो क्रमागत श्रृंग, मतलब ऐसे कहें दोनों श्रृंग या दोनों गर्त, यहाँ दोनों श्रृंग और यहाँ दोनों। यहाँ अगर आप देखिए यहाँ एक आपका ये डाटेड रेखा है और एक लगातार रेखा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कर्व है, कुल मिला के इनको देखें तो एक आपका श्रृंग है और एक आपका, तो श्रृंग और गर्त, मैंने एक बार फिर से बोल दूँ कि अगर ये श्रृंग है तो ये गर्त है, अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो अगर ये प्लस का 2 है तो ये -2 जुड़ेगा तो कितना होगा? मतलब यहाँ पर इनकी जो तीव्रता होगी न्यूनतम होगी, तो यहाँ तीव्रता न्यूनतम है, और जहाँ श्रृंग दो श्रृंग मिली है तो दो गर्त मिली है, वहाँ पर तीव्रता अधिकतम है। इस प्रकार इसके सामने रखे पर्दे यल पर दीप्त और अदीप्त पट्टियाँ मिलने लगती हैं, जिन्हें हम फ्रिंज कहते हैं। ठीक, लिखो। इसकी व्याख्या हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर की जा सकती है। इस प्रयोग की व्याख्या हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर की जाती है। द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर की जाती है। की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार S1 व S2, इस सिद्धांत के अनुसार S1 व S2, इस सिद्धांत के अनुसार S1 व S2 इस सिद्धांत के अनुसार S1 व S2 S1 व S2 एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल से क्या लिखा? द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल से सभी दिशाओं में संचरित होंगी, सभी दिशाओं में संचरित होंगी।
संचरित होंगी। पैराग्राफ से लिखिएगा, S1 व S2 को केंद्र मानकर, S1 व S2 को केंद्र मानकर कंटिन्यूअस व डॉटेड कर्व खींचे गए हैं। कंटिन्यूअस व डॉटेड कर्व खींचे गए हैं। जो सुरंग व गर्त को प्रदर्शित करते हैं, 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 सुरंग व गर्त को प्रदर्शित करते हैं। लिखा? अच्छी बात। जहां पर दो सुरंग अथवा दो गर्त एक दूसरे को काटते हैं, जहां पर दो सुरंग अथवा दो गर्त एक दूसरे पर काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। वहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। अधिकतम होगी। और जहां एक सुरंग व दूसरा गर्त, एक सुरंग मतलब एक आपका जो है कंटिन्यूअस कर्व है और दूसरा गर्त मतलब एक डॉटेड कर्व है, जहां एक दूसरे को काट रहे हैं। चित्र में आपको स्पष्ट होगा अगर बनाए होंगे, ठीक है। यह आप सामने देख सकते हो, एक दूसरे को काटती हैं, जहां एक सुरंग व दूसरा गर्त एक दूसरे को काटते हैं, वहां न्यूनतम तीव्रता होगी। न्यूनतम तीव्रता होगी। यही प्रकाश का व्यतिकरण है। यही प्रकाश का व्यतिकरण है। इस प्रकार यंग के प्रयोग से व्यतिकरण की व्याख्या की गई। इस प्रकार यंग के प्रयोग से प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या की गई। प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या की गई। व्याख्या की गई। अब देख भाई इधर, हाँ इधर थोड़ी देख, कुछ चीज़ें और समझे। ये क्या है? न्यूनतम तीव्रता वाला बिंदु है। क्यों भाई? कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जा रही है, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता का बढ़ और घट जाना ही व्यतिकरण कहलाता है। तरंगों की तीव्रता का घट और बढ़ जाना ही व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण की डिफिनेशन लिखवाया था मैं। अरे बोले यार। अब क्या है कि मान लो यहाँ पर हम लोगों ने लाल प्रकाश, इधर से लाल प्रकाश डाल, एक वर्णी प्रकाश डालते हैं, लाल प्रकाश डाल। फिर हमने देखा दो क्रमागत सुरंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के जो बीच की दूरी है, या ऐसा बोलो दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त, इनके बीच की जो दूरी है, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रिंज चौड़ाई। क्या कहते हैं? और जो इस तरह से यहाँ पट्टियाँ मिल रही हैं, दीप्त और अदीप्त की जो पट्टियाँ मिल रही हैं, इन्हें फ्रिंज कहते हैं। अभी सब लिखेंगे नीचे।
और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई होती है। जब मैं लाल रंग का प्रकाश डालता हूँ तो फ्रिंज चौड़ाई थोड़ी बड़ी मिलती है, और जब बैंगनी रंग का प्रकाश डालता हूँ तो फ्रिंज चौड़ाई थोड़ी घट जाती है। यानी इन पट्टियों की चौड़ाई नापकर हम तरंगदैर्घ्य का निर्धारण कर सकते हैं, और जिनकी चौड़ाई ज़्यादा है उनकी तरंगदैर्घ्य भी ज़्यादा है। इससे प्रूव होता है, उन्होंने बताया था ना, हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश एक तरंग है, कहा था कि नहीं, जबकि न्यूटन ने कहा था ये कण है, कणिका सिद्धांत दिया था। हाइगेंस ने कहा था, न्यूटन ने कहा था कि जो रंग है वो कण के आकार डिसाइड करेंगे, लेकिन हाइगेंस ने कहा था कि जो रंग है वो तरंगदैर्घ्य डिसाइड करेगा। जिनकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी वो लाल, जैसे ये लाल और इनकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी, जो बैगनी है उनकी तरंगदैर्घ्य, और ये वहाँ वो चीज़ भी यहाँ प्रूव हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये, क्योंकि ये फ्रिंज चौड़ाई डिसाइड करती है कि तरंगदैर्घ्य कम है कि ज़्यादा है। अगली हमारी हेडिंग मिला करती है कि फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। ठीक है, अक्सर पूछी जाती है यूपी बोर्ड में। तो फिलहाल इसको कुछ चीज़ें निष्कर्ष लिख ले, यानी प्रयोग के निष्कर्ष। प्रयोग के निष्कर्ष, देखिए पहला, लाल प्रकाश द्वारा बनी व्यतिकरण फ्रिंजें, लाल प्रकाश द्वारा बनी व्यतिकरण पट्टियाँ, ऐसा लिखो, लाल प्रकाश द्वारा बनी व्यतिकरण पट्टियाँ, कामा नीले प्रकाश की व्यतिकरण पट्टियों से, कामा लाल प्रकाश द्वारा बनी व्यतिकरण पट्टियाँ, कामा नीले प्रकाश द्वारा बनी व्यतिकरण पट्टियों से अधिक चौड़ी होती हैं, अधिक चौड़ी होती हैं। जो इस बात को सूचित करता है, जो इस बात को सूचित करता है, जो इस बात को सूचित करता है कि लाल की तरंगदैर्घ्य बैगनी की अपेक्षा अधिक होती है, लाल की तरंगदैर्घ्य बैगनी की अपेक्षा अधिक होती है। अधिक होती हैं। दूसरा नंबर, और तेजी तेजी लिखिए, तो अभी शुरू में बैठी हो। हाँ, दूसरा नंबर, ठीक। अरे दूसरा नंबर क्या था, कुल मिला के व्यतिकरण मिल गया। सबसे बड़ी बात ये थी, इससे हमें तरंग का, प्रकाश एक तरंग है, इसका एक ठोस सबूत और मिला। ये तो बड़ी बात है, अगर व्यतिकरण ना मिलता तो फिर संशय में आ जाते, क्योंकि तरंग व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, अब प्रकाश व्यतिकरण उत्पन्न नहीं करता, इसलिए प्रकाश को तरंग कहना थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन प्रकाश में व्यतिकरण मिल गया, तरंगों में व्यतिकरण होता है, इससे प्रकाश एक तरंग है, इसका एक ठोस सबूत और मिला। क्यों भाई? लिखिए, इस प्रयोग से प्रकाश की तरंग प्रकृति का, इस प्रयोग से प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रकाश की तरंग प्रकृति का समर्थन मिलता है। ऐसा लिख लो, अब क्या करें, समर्थन मिलता है।
यह एक ठोस सबूत मिलता है। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर बेटा लिख लो। क्या लिखोगे? हाँ, रुक जाओ बेटा, सोच लो। हाँ, इस प्रयोग में प्राप्त व्यतिकरण पट्टियों को फ्रिंज कहा गया। फ्रिंज, फ्रिज नहीं यार, फ्रिंज कहा गया। और फ्रिंज चौड़ाई को नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का निर्धारण किया गया। और फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का निर्धारण किया गया, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का निर्धारण किया गया। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य समझ गए ना? मतलब भिन्न भिन्न रंगों का जो प्रकाश है, एक वर्णी प्रकाश, इसमें पहले लाल डाले, फ्रिंज चौड़ाई नापे, उसकी तरंगदैर्घ्य निकाल लिए, लाल की हमें तरंगदैर्घ्य पता चल गई। अरे ठीक, बैंगनी डालो, फिर तरंगदैर्घ्य निकालो। तरंगदैर्घ्य इसी तरह कैलकुलेट किया गया, तरंगदैर्घ्य का निर्धारण किया गया। लिख लिया बेटा? ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी बेटा। हाँ, अब अगली हेडिंग,